नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित तर्क संग्रह, जिसे श्री अन्नम भट्ट के द्वारा लिखा गया था। उन अन्नम भट्ट द्वारा लिखित तर्क संग्रह के बारे में। तर्क संग्रह में इस समय जो हमारा प्रकरण चल रहा है वह चल रहा है शब्द प्रमाण का। और 4 प्रमाणों के अंतर्गत सबसे पहला प्रमाण था प्रत्यक्ष, दूसरा था अनुमान, तीसरा था उपमान और चौथा है शब्द प्रमाण। शब्द को समझने के लिए हमें वाक्यों को समझना होता है, वर्णों को समझना होता है, क्योंकि वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं उन्हें पद कहा जाता है और उन पदों से मिलकर के बनते हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है और वाक्य की क्या आवश्यकताएं होती हैं, वाक्य कैसा होना चाहिए, इसके बारे में श्री अन्नम भट्ट ने बहुत ही सुंदर विवेचन किया है। और यह विवेचन कई ग्रंथों में अनेक प्रकार से आपको उपलब्ध होगा। कई बार आपको इसको पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। आइए हम जानते हैं कि वाक्य कैसा होना चाहिए। किसी भी वाक्य के क्या हेतु हो सकते हैं, तथा वाक्य के अर्थ ज्ञान के लिए जब भी हम वाक्य को पढ़ते हैं तो वाक्य में से हमें अर्थ प्राप्त हो सके, वाक्य में से हमको अर्थ का ज्ञान हो सके, उस अर्थ के ज्ञान के हेतु, उस अर्थ के ज्ञान के कारण क्या होते हैं, उसके बारे में विवेचना यहाँ पर की गई है। वे कहते हैं आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आकांक्षा योग्यता और सन्निधि, इसे वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु बताया गया है। वाक्य का अर्थ का ज्ञान कराने में जो हेतु हैं वे 3 चीज़ें हैं, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। विद्यार्थियों, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबको समझने के लिए। ये बहुत आवश्यक विषय है और इसे हमें जानना चाहिए। देखिए किस प्रकार से ये चीज़ें काम करती हैं। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि का ध्यान रखते हुए हमें वाक्यों का निर्माण करना चाहिए। आकांक्षा कैसे है, योग्यता कैसे है और सन्निधि कैसे है। आकांक्षा शब्द के लिए वह कहते हैं कि पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अनुभावकत्वम आकांक्षा, अर्थाबाधो योग्यता, पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि। सबसे पहले तीनों को परिभाषित किया गया है। वे कहते हैं पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अनुभावकत्वम आकांक्षा। होता क्या है कि जब हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं, वाक्य में जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कई बार हम उस वाक्य को अधूरा छोड़ देते हैं। और जब हम अधूरा छोड़ देते हैं तो एक पद का दूसरे पद के साथ में जो अन्वय बैठना चाहिए, जो अन्वय होना चाहिए, जो संबंध हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए था, वह स्पष्ट नहीं हो पाता। और कहीं ना कहीं हमें उस वाक्य के अंदर कुछ ना कुछ कमी दिखती है, कुछ ना कुछ अधूरापन दिखता है, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि ये वाक्य जो है वो पूर्णता को नहीं पहुंच पा रहा है। सामान्य तौर पे कहा जाए तो वाक्य का विस्तार एक अलग चीज है, वाक्य को बढ़ाना एक अलग चीज है। जैसे वह जाता है, यह अपने आप में पूर्ण वाक्य है, लेकिन केवल हम कह दे वह जाता या वह केवल यहां छोड़ देते हैं तो यह पूर्ण वाक्य नहीं होगा, क्योंकि हमें इसके आगे की क्रिया के बारे में चिंतन होगा। इसी प्रकार से वह जाता बोलने से बात नहीं बनेगी कि वह जाता था या जाता होगा या जाता है, ये स्पष्ट नहीं होता है। संस्कृत की बात करें तो यदि हमने केवल कर्ताओं का प्रयोग कर लिया, क्रिया का प्रयोग नहीं किया, तो हम उसको जोड़ नहीं पाएंगे। जैसे रामः लक्ष्मणः सीता च, अब राम, लक्ष्मण और सीता। अब हमारे मन में प्रश्न होगा कि अभी आगे कुछ ना कुछ वाक्य में और आना है, क्योंकि केवल राम, लक्ष्मण और सीता बोलने से तो वाक्य पूरा नहीं होता। रामः लक्ष्मणः सीता च वनम गच्छन्ति, इतना बोलने से वाक्य पूरा होता है, वाक्य पूरा का पूरा अवबोध होता है। तो हमारी आकांक्षा जो है वो पूर्ण होती है। वाक्य ऐसा होना चाहिए जो हमारी आकांक्षा को पूरा करने वाला हो, हमारे अंदर जिज्ञासा को पूर्ण करने वाला हो। वाक्य का विस्तार करके हम उन जिज्ञासाओं को और अधिक विस्तार दे सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सामान्य तौर पर हमारी किसी ना किसी वाक्य के माध्यम से यही अपेक्षा होती है कि वह वाक्य उस वाक्य के द्वारा अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने वाला बन जाए। दूसरा आता है अर्थाबोधो योग्यता, अर्थाबाधो, क्षमा करें, अर्थाबाधो योग्यता, अर्थात अर्थ का अबाध होना, अर्थ में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होना, यही योग्यता होती है। अर्थात जब हम वाक्य के अंदर शब्दों का प्रयोग करें
तो वे शब्द एक दूसरे से संपर्कित होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए, वे एक दूसरे के साथ मिलकर के वाक्य के अर्थ को बताने वाले होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तरफ शब्द कुछ और कह रहा है और दूसरा शब्द कुछ और ही बात कर रहा है। इन दोनों में आपस में ऐसा संपर्क होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, जिसके माध्यम से वो दोनों जुड़ करके कार्य कर सकें। तो इसलिए कहा गया अर्थाबाधो योग्यता। फिर कहते हैं पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि। पदों का अविलंब, बिना किसी विलंब के उच्चारण करना ही सन्निधि कहलाता है। अर्थात एक पद हमने अभी प्रयोग किया और दूसरा पद बहुत समय के बाद प्रयोग किया, तो उन दोनों पदों में जो संपर्क होना चाहिए था, जो जुड़ाव होना चाहिए था, वो नहीं होता। सुनने वाले के मन में भी संदेह उत्पन्न हो जाएगा कि ये शब्द का मैं किसके साथ अन्वय करूं। तो इस प्रकार से तीन महत्वपूर्ण बातें होती हैं, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। इनके बहुत सुंदर उदाहरण दिए गए हैं जिनसे हम इनको समझ पाएंगे। तथा च आकांक्षादि रहितम वाक्यम अप्रमाणम। जो आकांक्षादि से रहित होता है वह वाक्य तो हो सकता है, लेकिन वह अप्रमाणित वाक्य होता है, उसे हम प्रमाण नहीं कह सकते। यथा सबसे पहले उदाहरण आकांक्षा कैसे, तो गो रश्व पुरुषो हस्ति इति न प्रमाणम आकांक्षा विरह। किसी ने कहा गो अश्व पुरुषः हस्ति। अब यहाँ पर चार कर्ता प्रयोग कर लिए, लेकिन चार कर्ताओं के साथ होना क्या है, गौ अश्व पुरुषः हस्ति गच्छन्ति विचरन्ति। कुछ ना कुछ तो हमें इसके साथ में और प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे कि यह उसके साथ में अन्वय हो सके, हमारी आकांक्षा को पूरा करने वाला हो सके। तो इसलिए यहाँ पर यह आकांक्षा के अभाव में केवल इतना सा बोल देना गोह अश्व पुरुषो हस्ति, ये वाक्य नहीं होगा। रामा लक्ष्मण सीता च, ये वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह हमारी आकांक्षा को पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए आकांक्षा को पूरा करने वाला वाक्य होना चाहिए। फिर दूसरा कहा था योग्यता। योग्यता अर्थों का अबाध होना, अर्थों में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न होना। तो कहते हैं वन्निना सिंचति न प्रमाणम योग्यता विरहात। किसी ने कहा कि अहम पादपम वन्निना सिंचामि। अब आग से, वन्नी अर्थात आग, आग से सिंचन करता है, तो आग से सिंचन करना, ये दोनों आपस में जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आग सिंचन का कार्य, सींचने का कार्य नहीं करती है। सींचने का कार्य कौन करता है, जल करता है। तो जलेन सिंचति ये तो ठीक है, लेकिन वन्निना सिंचति यह उचित नहीं है। और इसलिए कहते हैं वन्निना सिंचति इति न प्रमाणम योग्यता विरहात। यहां पर योग्यता का अभाव है। क्यों योग्यता का अभाव है, क्योंकि एक पद का दूसरे पद के साथ में अर्थ का बाधा उत्पन्न हो रही है, अर्थ स्पष्ट रूप से हमको नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए यहां पर कहा गया है कि यह जो है योग्यता विरहात, योग्यता के अभाव के कारण से, यहां पर योग्यता न होने के कारण से यह प्रमाण नहीं है। आगे कहते हैं कि जो सन्निधि है, सन्निधि अर्थात जब भी हम वाक्य का प्रयोग करें तो उसे एक समूह के साथ, समूह के रूप में प्रयोग करें। एक के बाद दूसरा शब्द, दूसरा तीसरा शब्द, इस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर एक प्रहर के अंदर एक शब्द बोलता है और दूसरे प्रहर में जाकर के दूसरा शब्द बोलता है, फिर तीसरे प्रहर में जाकर तीसरा शब्द बोलता है, तो इस वजह से अलग अलग प्रहरों में इतना समय अंतराल होने के बाद जो बोले गए शब्द हैं वे एक सन्निधि के रूप में, एक समूह के रूप में दिखाई नहीं देते। और जब इन शब्दों का, इन पदों का प्रयोग समूह के रूप में नहीं किया गया है तो उनका वह जुड़ाव भी नहीं हो पाएगा, और जब वह जुड़ाव नहीं हो पाएगा तो इसलिए वह वाक्य भी नहीं हो सकता, वह वाक्य प्रमाण नहीं कहलाएगा। तो जैसे किसी व्यक्ति ने बोला पहले प्रहर में गाम और फिर दूसरे प्रहर में बोला आनया, या ऐसे मान लीजिए कि सुबह किसी ने बोला गाम और फिर शाम को बोला आनया। अब वे कहते हैं कि तुम गाय को नहीं लेकर के आए, तो ये तो बैठेगा ही नहीं, ये तो उपयुक्त है ही नहीं। क्यों नहीं उपयुक्त है, क्योंकि सुबह बोले गए गाम शब्द के साथ में शाम को बोले गए आनय क्रिया के साथ इनका सन्निधि नहीं है, इसलिए यह भी प्रमाण नहीं होता है। तो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इनसे युक्त जो वाक्य होता है वही अर्थ ज्ञान में का हेतु बनता है, वही अर्थ का प्रतिपादन कर पाता है, उसी के माध्यम से हम अर्थ को जान पाते हैं, अन्यथा नहीं। तो हम समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु के रूप में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि को बताया गया है। आप जब
अलंकार शास्त्र में जैसे साहित्य दर्पण है, काव्य प्रकाश है, इनको भी एमए में अध्ययन करेंगे या फिर अन्य दर्शन ग्रंथों को भी आप पढ़ेंगे, तो उसके अंतर्गत आपको इन वाक्यों को समझने के लिए इन तीनों बातों को याद रखना होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है वाक्य को समझाने के दृष्टिकोण से। अतः इनको स्पष्ट रूप से याद रखें, और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनको पूछा जाता है, मालूम करने का प्रयास रहता है, तो आप उनको अच्छे से स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त करें। आगे के हम वीडियोज़ में तर्क संग्रह के बारे में और भी अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, शुभम भवतु, पुनर्मिलामः।